ये एक वीडियो काफी है जिनका पेपर PS01 फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है। साथियों, इस वीडियो के अंदर टोटल आपको 5 मॉडल पेपर दिए गए हैं। मॉडल पेपर नहीं, 5 पेपर दिए गए हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। जय श्री राम। चलो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। सीधी बात, नो बकवास। मेरा नाम भगवान संत। चैनल का नाम है बिफोर वन डे एग्जाम से एक दिन पहले आपकी तैयारी। PS01 महा मैराथन क्लास है ये। आपको कल एग्जाम के अंदर इसी पेपर से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मुझे पता है आप ज्ञान से बहुत सारा, यूट्यूब से बहुत सारा ज्ञान लेके आए हो। मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता देता हूँ, मेरे इस वीडियो के अंदर क्वांटिटी कम रहेगी लेकिन क्वालिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अगर आप एग्जाम के अंदर 20 पेज भर के आते हो और एक बंदा है जो 10 पेज भर के आता है लेकिन सही एजुकेटेड पर्सन के उत्तर लिख के आता है ना, तो वो आगे जाएगा। अब समझदार को इशारा काफ़ी है। वीडियो को शुरू करता हूँ, उससे पहले बता देता हूँ, अगर ये वीडियो आपको बोरिंग लगे तो भाई फालतू का और फ्री का ज्ञान अच्छा लगता है, लेकिन जो आपको थोड़ा बहुत पेड ज्ञान होता है और अच्छा ज्ञान होता है वो बोरिंग ही लगेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, आपके एग्जाम के अंदर आप क्वालिफाई करके आओगे। ये PDF चाहिए, कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। BA पार्ट 1 PS01 फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिनका पेपर होने वाला है 14 अगस्त, कल होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो महा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे खंड ए के बारे में, जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है। आपके एक नंबर के आने वाले 7 क्वेश्चन। हम आपके 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, टॉप 10 क्वेश्चन, ताकि एग्जाम के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन है जो बात से ना आए। ठीक है, पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, अब्राहम लिंकन को लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, जनमत संग्रह किस शासन प्रणाली में होता है? साथियों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनमत संग्रह शासन प्रणाली होती है। चौथा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया है? भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया है? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया है। इतना लिखोगे ना छोटे छोटे, तो आपको पूरे मेरे से पूरे 2-2 नंबर मिलेंगे साथियों। इसलिए पहले ही बोला, क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी ज़्यादा है। एकदम एजिटेड, जितने नंबर मिल सकते हैं ना, शॉर्ट और स्पष्ट रूप में आपको उत्तर दिए गए हैं, और क्वेश्चन भी। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? साथियों, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल है जो 5 वर्ष का होता है। छठा क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 552। ओके। सातवां क्वेश्चन है आपका, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? विधानसभा जो चुनाव लड़ते हैं उनकी न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, वो है 25 वर्ष। आठवां क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? साथियों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का संविधान के किस भाग में, जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग के अंदर है? तो संविधान के 3rd भाग यानी भाग 3 के अंदर है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपके PS01 यानी फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपको कल एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हमने बात की। अब बात करेंगे आपका सेक्शन बी, खंड बी। ठीक है, जो आपके 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे छपने के अंदर मिस्टेक हुई है, 3 अंक वाले गलत है। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण कौन कौन से, वो बताने हैं। पहला है समानता का अधिकार। अपने लोकतंत्र के अंदर क्या है? सबको समान रूप से देखा जाता है। दूसरा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष चुनाव है। तीसरा है मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है हमारे लोकतंत्र के अंदर। चौथा है उत्तरदायी सरकार, यानी जो सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। ये लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण है। स्पष्ट रूप में लिख के आओगे इसमें तो आपको 7 में से 7 नंबर मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान का महत्व क्या है? साथियों, संविधान राज्य की मूल संरचना है, अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित करता है। संविधान का क्या महत्व है? संविधान है जो राष्ट्र और राज्य की मूल संरचना है, जो व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों पर निर्धारित है। ये सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। सरकार को तानाशाही होने से बचाता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह है संविधान का महत्व। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संसद के मुख्य कार्य लिखने। साथियों, जो हम संसद चुन के भेजते हैं उनके मुख्य कार्य कौन कौन से वो बताने। पहला है कानून निर्माण। जो भी कानून निर्माण होते हैं, कानून की शक्तियाँ होती है, उनका निर्माण कौन करता है? सांसद। बजट पारित कौन करता है? सांसद। तीसरा कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण किसका होता है? सांसद का। और चौथा है, जनता की समस्याओं पर चर्चा कौन करती है? सांसद करती है। ये इसके मुख्य कार्य है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, संप्रभुता के प्रकार बताने। संप्रभुता के 2 प्रकार है, एक तो आंतरिक संप्रभुता, एक बाह्य संप्रभुता। साथियों, संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ होता है अपने राष्ट्र, अपने देश के प्रति प्रेम भाव। ठीक है, तो एक आंतरिक संप्रभुता यानी अंदर रूप से हम देश की पर्यावरण को बचा सकते हैं, देश की कानून शक्तियों का पालन कर सकते हैं,
और साथियों बाहरी संप्रभुता वो होती है जो विदेश से अपनी विदेशी जैसे मेड इन चाइना की चीज़ें हो गई वो हम इस्तेमाल ना करें, मतलब बाहरी रूप से जो देश के प्रति देश के हित में सोचे वो होती है बाहरी संप्रभुता। ठीक है, हमने जाना। अब आपका 5वां क्वेश्चन है न्यायपालिका के कार्य लिखने हैं। न्यायपालिका का क्या कार्य होता है वो लिखना है। पहला कार्य होता है विवादों का निपटारा, ठीक है, विवाद जितने भी होते हैं उनसे निपटारा होता है। दूसरा संविधान की व्याख्या, तीसरा मौलिक अधिकारों की रक्षा और चौथा होता है विधायिक एवं कार्यपालिका पर नियंत्रण। किसका होता है? न्यायपालिका होता है। तो ये है न्यायपालिका के कार्य, मतलब कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या कौन करेगा? इसके अंदर जो भी संशोधन होंगे वो कौन करेगी? वो न्यायपालिका करेगी। मौलिक अधिकारों की रक्षा वो भी न्यायपालिका। और जो विधायिक होते हैं, कार्यपालिका होती है, उस पर भी नियंत्रण इन्हीं का होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन खंड सी। खंड सी के अंदर हम जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके 14 नंबर के होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है लोकतंत्र का अर्थ, प्रकार और विशेषताएं बतानी है। ठीक है, पहला है लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन होता है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन होता है, यानी जनता द्वारा चुना हुआ शासन ही लोकतंत्र है। इसके प्रकार और विशेषताओं के बारे में जानते हैं। लोकतंत्र के 2 प्रकार है, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जनता स्वयं निर्णय लेती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। यानी लोकतंत्र का पहला रूप है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी जनता खुद अपना एक कैंडिडेट चुनती है जो सत्ता के अंदर भेजती है और वो विधायक या जो भी वो सांसद व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, वो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी जनता स्वयं अपना मतदान करके सरकार का निर्माण करती है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ठीक है, जनता होती है जो अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती है। ठीक है, वहाँ से होता है जैसे कि भारत। ठीक है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है लोकतंत्र की? समान मताधिकार है, सबको अधिकार है मतदान करने का। दूसरा है मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। तीसरा है उत्तरदायी सरकार, ये लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। चौथा है कानून का शासन, यानी जो सरकार होगी वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। निष्कर्ष लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और जन कल्याण पर आधारित शासन प्रणाली है। लोकतंत्र क्या है? जनता द्वारा चुना हुआ शासन। और निष्कर्ष क्या है इसका? लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और जन कल्याण पर आधारित एक शासन प्रणाली है। ठीक है, सेक्शन सी का दूसरा क्वेश्चन है सार्वभौमिक का अर्थ और प्रकार बताना है। उत्तर, सार्वभौमिकता राज्य की सर्वोच्च एवं स्वतंत्र शक्ति होती है। सार्वभौमिकता क्या होती है? राज्य या राष्ट्र की सर्वोच्च स्वतंत्र शक्ति होती है। ठीक है, इसके प्रकार कौन कौन से? इसके 2 प्रकार है, पहला है आंतरिक, दूसरा है बाहरी। राज्य की अपने क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता। साथियों सार्वभौमिक पहला होता है आंतरिक, यानी राज्य की जो अपनी क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता होती है वो सार्वभौमिक के हित में आती है। दूसरा है बाह्य, अन्य राज्यों से स्वतंत्रता, यानी खुद स्वतंत्र, जैसे कि भारत। ठीक है, निष्कर्ष सार्वभौमिकता राज्य के अस्तित्व और स्वतंत्रता का मूल है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संघीय शासन प्रणाली की विशेषता, लाभ और हानियां बतानी है। साथियों आपको एग्जाम के अंदर नंबर कैसे मिलते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले संघीय शासन प्रणाली की विशेषता है। यहाँ पे अगर पूछते हैं संघीय शासन प्रणाली क्या है तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे विशेषताएं पूछी है तो 2 नंबर विशेषताओं के, 2 नंबर लाभ के और 2 नंबर हानि के, टोटल आपके 6 नंबर हो गए, प्लस 1 नंबर होगा निष्कर्ष का, यानी टोटल आपके 7 नंबर ऐसे मिलेंगे। इसी प्रकार हमने ये तैयार किया। सबसे पहले जानते हैं इसकी विशेषता, शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये है इसकी विशेषता इसकी संघीय शासन प्रणाली की। मतलब शक्तियों का विभाजन होता है जो पूरे राष्ट्र के अंदर कर देते हैं, अपना लिखित संविधान है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। लाभ कौन कौन से? एक तो विविधताओं का सम्मान होता है एवं दूसरा स्थानीय स्वशासन। हानियां है केंद्र राज्य में विवाद हो जाता है और निर्णय लेने में बहुत धीमापन है संसदीय शासन प्रणाली में। निष्कर्ष विविधता में एकता बनाए रखने के लिए संघीय व्यवस्था उपयुक्त है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। 4th क्वेश्चन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है। इसको हम 2 भागों के अंदर समझेंगे, पहला महत्व और दूसरा उपाय। सबसे पहले निष्पक्ष न्याय, किसी के भी पक्ष में नहीं होता है, दोनों पक्षों को समान रूप से देखा जाता है और निष्पक्ष रूप से इनका न्याय किया जाता है। दूसरा है नागरिक अधिकारों की रक्षा, जो सामान्य मनुष्य होते हैं, आम नागरिक होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। ठीक है, अन्य अंगों पर नियंत्रण, जो भी राष्ट्र के अंदर, राज्य के अंदर जो भी अंग होते हैं न्यायपालिका से रिलेटेड, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, उस पर है जो नियंत्रण रखती है। दूसरा इसका उपाय क्या है? निश्चित कार्यकाल। ठीक है, इसका निश्चित कार्यकाल होता है न्यायपालिका का
और वेतन की सुरक्षा होती है और पद से हटाने की कठिन प्रक्रिया है। ठीक है, ये इसके उपाय है। महत्व में 3 पॉइंट लेके 3 नंबर वहाँ से मिल गए और 3 नंबर यहाँ पे उपाय के मिल गए। टोटल आपके 6 नंबर और 1 नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया आपका निष्कर्ष का मिल जाएगा। तो निष्कर्ष इसका ये है कि स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की आधारशिला यानी मेन पॉइंट है। ठीक है, आपके टोटल 7 नंबर क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य कौन कौन से वो जानते हैं। पहला कार्य है कार्यपालिका। पहला कार्य कौन सा है? कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है। दूसरा राष्ट्रपति का कार्य है संसद का सत्र बुलाना या विधेयक पर हस्ताक्षर करवाना। तीसरा है न्यायिक दया याचिका स्वीकार करना। ठीक है। चौथा है आपातकालीन की घोषणा कर सकता है, ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। निष्कर्ष, राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख और संविधान के संरक्षक है। हमारे भारत के अंदर राष्ट्रपति को सर्वोच्च पद सर्वोच्च स्थान दिया गया है, लेकिन पूरा का पूरा काम काज है जो भारत का प्रधानमंत्री करता है। ठीक है साथियों, इसके साथ हमने आपके इस अध्याय के अंदर इस वीडियो के अंदर सेक्शन अ, ब और स तीनों के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट कल जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसके बारे में चर्चा की है। अगर आप चाहते हो इसी प्रकार एक और मॉडल पेपर लिया जाए तो कमेंट करना है सिंपली मॉडल पेपर। और साथियों, इसको चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसाई मत करो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली वीडियोज़ और आपको मिलेंगे, नए नए वीडियोस मिलेंगे जो आपके और एग्जाम है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बताता हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये रखी गई है। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से मेरे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से मेरे को आप मैसेज कर सकते हो। इसके अंदर पे ओनली 9 रुपये पे करना है और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि फ्री के ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है साथियों, मुझे कमेंट करो मॉडल पेपर, मैं आपके लिए दूसरा मॉडल पेपर एक और ले आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। सीधी बात नो बकवास। मेरा नाम भगवान संत, चैनल का नाम है बिफोर वन डे एग्जाम, यानी एग्जाम से एक दिन पहले तैयारी। लेकिन जो आज आपका पेपर होने वाला है, कौन सा होने वाला है? PS01 पॉलिटिकल साइंस का। इनका BA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। साथियों, सीधी बात नो बकवास। मैं बकवास नहीं करता, मैं एकदम सीधा और शॉर्टकट तरीका बताता हूं आपको। इसी पेपर के अंदर से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता देता हूं, हमारी इसी चैनल पर मैराथन क्लासेज चल रही है। ये मैराथन क्लासेज पार्ट 2 है। ठीक है, 5 पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। 5 मैराथन क्लास आने वाली है, तो आपके एग्जाम से पहले 5 की 5 क्लास है जो अपलोड कर दूंगा। 5 पेपर सॉल्व करवाऊंगा। 100% पेपर आपका इसी में से आने वाला है। एक एक क्वेश्चन। मुझे पता है आपने ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें देख ली होगी, बहुत सारा टाइम वेस्ट किया होगा, लेकिन आज एग्जाम देने जाओगे तो पता चल जाएगा किसकी क्लासें आपको काम में आने वाली है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूँ 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहले ही बता देता हूँ, मेरे पास क्वांटिटी कम है बट क्वालिटी ज्यादा है। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, अगर वीडियो कितना भी बोरिंग लगे, क्योंकि फ्री का और अच्छा ज्ञान लोगों को अच्छा नहीं लगता। देखो, फ्री के अंदर बता रहा हूं, अगर वीडियो कितना भी बोरिंग लगे, इस वीडियो को अंत तक देखना है। ये इस वीडियो का पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए का, खंड अ का 1-1 नंबर के क्वेश्चन। पहला, स्टेट और गवर्नमेंट में अंतर बताना है। ठीक है, राज्य स्तरीय संस्थाएं यानी स्टेट स्तरीय संस्था है जो क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और सार्वभौमिकता से मिलकर बनती है, जबकि सरकार अस्थायी तंत्र है जो राज्य का संचालन करती है। समझे? राज्य क्या होता है? एक छोटी संस्था होती है, जैसे राजस्थान हो गया। ठीक है, जो ये सार्वभौमिक सरकार से मिलकर बनती है, जबकि राजस्थान जैसे छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बहुत बड़ी सरकार का निर्माण करते हैं, उसे हम अस्थायी तंत्र या राज्य का संचालन करता कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के 2 प्रमुख तत्व कौन कौन से? साथियों, राजनीति विज्ञान के 2 प्रमुख तत्व, एक तो राज्य हो गया और दूसरी सरकार है। ओके। तीसरा प्रश्न है, सार्वभौमिकता की परिभाषा देती है। सार्वभौमिकता क्या है? किसी भी राज्य की सर्वोच्च स्थायी और स्वतंत्र शक्ति को सार्वभौमिक शक्ति कहते हैं। क्या? किसी भी राज्य की सर्वोच्च स्थायी और स्वतंत्र शक्ति को सार्वभौमिक शक्ति कहते हैं। राइट। अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक अधिकार किसने दिए? कौन से प्राकृतिक अधिकार किसने दिए? जॉन लॉक ने दिए थे। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद करके जरूर देना। 5वां क्वेश्चन है, संविधान का अर्थ क्या है? साथियों, राज्य के संगठन, अधिकार और कर्तव्यों का लिखित या अलिखित नियमों का संग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं? संविधान का अर्थ क्या है? राज्य के संगठन, अधिकार और कर्तव्यों का लिखित या अलिखित नियम संग्रह। ठीक है। 6वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण देना है। साथियों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड का। ठीक है, ये आपके 2 नंबर इसमें पक्के हो गए। 7वां क्वेश्चन है, शक्ति विभाजन सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था मोंटेस्क्यू ने। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? कानून बनाना। ठीक है, 8 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। 9वां क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ का अर्थ क्या है? रूल ऑफ लॉ का अर्थ है सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। रूल ऑफ लॉ का अर्थ क्या है? कि भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिक एक समान है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मजदूर हो, उनके बीच कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सर्वोत्तम सबसे ऊपर है जो कानून है, कानून से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है।
10वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम प्रारूप किस राज्य में शुरू हुआ था? जो पंचायती राज है इसका व्यवस्था का प्रथम प्रारूप किस राज्य में शुरू हुआ था? वो राजस्थान के अंदर हुआ था, नागौर के अंदर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। ओके, ये आपका सेक्शन ए होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में। इससे पहले बता देता हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए पूरा का पूरा जिसे आप आराम से पढ़ सको, तो पहले तो इस वीडियो को पूरा देख लो। उसके बाद साथियों डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्लॉग चैनल की लिंक होगी, व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहां से स्क्रीनशॉट लेना है। फिर आपको नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से जाना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर को कॉपी कर लेना है, फिर वापस इसी वीडियो पे आना है और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। जाना इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जितने भी रील अपलोड करके उस पर लाइक कमेंट करके मेरे को उस व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट डाल देना, मैं आपको पूरा का पूरा पीडीएफ फ्री के अंदर दे दूंगा। नहीं तो सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर होंगे, व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करना, छोटी सी फीस रखी है इस पीडीएफ की हमने 9 रुपए, वो पे करके आप इसको ले सकते हो। और फ्री के अंदर चाहिए तो साथियों मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके सारी रील्स लाइक और कमेंट करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपको फ्री में दे दूंगा। साथियों ये आपको कोई लालच देना नहीं है, एक्चुअली मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ पाऊं इसलिए एक छोटा सा प्रयास, ठीक है। अब बात करते हैं खंड बी के बारे में। खंड बी है लघु उत्तरी प्रश्न, राजनीति विज्ञान की परिभाषा और विषय वस्तु को समझाना है। राजनीति विज्ञान राज्य सरकार राजनीतिक संस्थाओं और नीतियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसकी विषय वस्तु में राज्य की प्रकृति, उद्देश्य, संरचना और कार्य शामिल है, ठीक है साथियों। अब समझ गए राजनीति विज्ञान की परिभाषा। राजनीति विज्ञान राज्य सरकार भाई अपनी राज्य, एकदम आराम से समझाता हूँ, राजनीति विज्ञान क्या है इसको छोड़ो, राज्य और सरकार और राजनीतिक संस्थाओं, नीति और नीतियों का वैज्ञानिक अध्ययन। नहीं समझे, एकदम आराम से समझाता हूँ साथियों। राजनीतिक विज्ञान वो होती है, एक तो राज्य जैसे राजस्थान हो गया, और यहाँ पे प्रयोग होने वाली सरकार और छोटी मोटी राजनीतिक जो संस्थाएं वो संस्थाएं और नीतियों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, उसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। इसकी विषय वस्तु में राज्य की प्रकृति, उद्देश्य, संरचना और कार्य शामिल होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व कौन कौन से वो बताने। कोई भी राष्ट्र या राज्य के लिए निश्चित क्षेत्र, मतलब क्षेत्र का होना अति आवश्यक है। दूसरा स्थायी जनसंख्या, तीसरा है सरकार और चौथा है सार्वभौमिकता, ठीक है। ये 4 तत्व होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्वभौमिकता के प्रकार कौन कौन से हैं। साथियों सार्वभौमिकता के 2 प्रकार है, एक तो आर्थिक सार्वभौमिकता, दूसरा है बाह्य सार्वभौमिकता, ठीक है। राज्य के भीतर सर्वोच्च शक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक सार्वभौमिकता, और जो बाह्य सार्वभौमिकता होती है उसे अन्य राज्यों से स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं बाह्य सार्वभौमिकता, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4 सेक्शन बी का, वो है लोकतंत्र के लाभ और हानि, ठीक है। लाभ कौन से, जन सहभागिता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जवाबदेही। साथियों लोकतंत्र के लाभ कौन से, जन सहभागिता यानी जनता का पूरी भागीदारी। दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है मतदान करने का, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का और मौलिक अधिकारों का। और एक है जवाबदेही, मतलब सरकार जनता के प्रति जवाबदारी होगी, ये एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा फायदा है। हानि कौन सी है, धीमी प्रक्रिया। साथियों कोई भी काम है लोकतंत्र के अंदर बहुत धीमी तरीके से होता है और एक भीड़ तंत्र का खतरा, ये इसकी हानि है लोकतंत्र की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां आपका, विधायिका और कार्यपालिका का संबंध, ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका का संबंध क्या है। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। सिंपली भाषा में विधायिका होती है जो कानून बनाती है और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, ये एक दूसरे पर निर्भर है, ओके। 6वां क्वेश्चन है, संघीय शासन प्रणाली की विशेषताएं बतानी है। साथियों संघीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं द्विस्तरीय सरकार, यानी एक कार्यपालिका हो गई, एक विधायक हो गई, ये 2 स्तरीय हो गई, या लोकसभा हो गई और राज्यसभा हो गई, तो 2 प्रकार की सरकारें हो गई संघीय शासन प्रणाली में। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। साथियों शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है केंद्र और राज्य के बीच में। लिखित संविधान है और सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी मतभेद हो तो सर्वोच्च न्यायालय, इन सभी से मिलकर एक संघीय शासन प्रणाली होती है और ये इनकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, दबाव समूह के प्रकार बताने हैं। साथियों एक तो सरकार होती है, ठीक है, केंद्र के अंदर जैसे अभी बीजेपी है, तो इसके सामने जो विपक्ष होता है वो कांग्रेस है, वो विपक्ष अलग हो गया। जो दबाव समूह होते हैं जो सरकार पे दबाव बनाते हैं, वो दबाव समूह कौन कौन से, उनके प्रकार बताने हैं, ठीक है। तो दबाव समूह के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, पेशेवर हो सकते हैं, यानी दबाव गवर्नमेंट कर्मचारी भी मिलकर अपना समूह बना के वो भी दबाव डाल सकते हैं, धार्मिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है और राजनीतिक दबाव हो सकता है। दबाव समूह सिर्फ राजनीतिक नहीं हो सकता है, आर्थिक, पेशेवर, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी रूप से हो सकता है। 8वां क्वेश्चन है आपका, न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व बताइए, ठीक है। इसका उत्तर है, ये सुनिश्चित करता है कि कानून और कार्यपालिका के कार्य संविधान के अनुरूप हो। साथियों न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, जैसे कि कानून यानी सर्वोच्च न्यायालय ये तय करता है कि जो विधायिका ने कानून बनाए हैं और जो कार्यपालिका ने लागू किए हैं वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है,
ठीक है, वो होता है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी न्याय जो कानून बने उसका पुनरावलोकन करना। प्रश्न 9 है आधुनिक राज्य के कार्य लिखने। साथियों, आधुनिक राज्य के कार्य लिखने। उत्तर है आंतरिक शांति बनाए रखना। आधुनिक राज्य के क्या कार्य? देश के अंदर गृह युद्ध न करवाना और आंतरिक शांति बनाए रखना। दूसरा है बाहरी देशों या दुश्मनी देशों से सुरक्षा करना। तीसरा है आर्थिक विकास और चौथा है समाज कल्याणकारी कार्य करना। ठीक है साथियों, मैं आपको शॉर्ट एकदम, मैंने आपको पहले ही बोला था मेरे पास क्वांटिटी कम है बट क्वालिटी बहुत शानदार है। मतलब मैं आपको छोटा शॉर्टकट रूप में बहुत बड़ी चीजें समझा रहा हूं, कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो के अंदर से सारे क्वेश्चन आए देंगे। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है। प्रश्न 10 है भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन सी है वो बताना है। संसद में विशेष बहुमत द्वारा, कुछ मामलों में राज्यों की सहमति से। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं आपके सेक्शन सी की तरफ, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, आपके 14 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है राज्य और सरकार में अंतर विस्तार से समझाना है। राज्य के अंदर और सरकार के अंदर क्या अंतर है वो आपको समझाना है। राज्य स्थायी संस्था जिसमें क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और सार्वभौमिकता शामिल होती है। ठीक है, और सरकार में राज्य का संचालन करने वाला अस्थायी तंत्र, राज्य स्थायी सरकार बदलती रहती है। अब मेरी बात सुनो, राज्य क्या होता है? राज्य एक सीमा क्षेत्र होता है जहां पर जनसंख्या करती है सबसे ज्यादा महत्व देती है, फिर क्षेत्र महत्व देता है कि भाई इतना राज्य का क्षेत्र होगा, और फिर सरकार और सार्वभौमिकता। लेकिन सरकार क्या है? इन सब पर शासन करने वाले, और ये समय समय पर बदलती रहती है। ये सबसे बड़ा इसके अंदर अंतर है। ठीक है, फिर है आपका प्रश्न 2 सार्वभौमिकता की अवधारणा और इसके सीमाओं पे वर्णन करना है। सार्वभौमिकता राज्य की सर्वोच्च और पूर्ण शक्ति है। इसकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून, नैतिक मूल्यों, जनमत और संवैधानिक प्रावधान शामिल है। ठीक है, अब है आपका तीसरा क्वेश्चन प्रत्यक्ष व परोक्ष लोकतंत्र में अंतर बताना है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे निर्णय लेती है जैसे स्विट्जरलैंड। परोक्ष लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधि चुनकर शासन करती है जैसे भारत। साथियों, मैं आपको शॉर्टकट रूप में बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ जाओ। मैं आपको बताने का वही तरीका रहता है। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड उदाहरण है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर क्या होती है? जैसे प्रधानमंत्री हो गया तो स्वयं जनता जाके इस प्रधानमंत्री को चुनती है। और परोक्ष लोकतंत्र के अंदर क्या होता है? जैसे भारत के अंदर है, हम सबसे पहले किसको चुनते हैं? सांसद को चुनते हैं। सांसद मिलकर किसको चुनते हैं? पीएम को चुनते हैं। मतलब इसे क्या बोलते हैं? हम परोक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम अपना प्रतिनिधि भेजते हैं सरकार के अंदर। ओके, चौथा क्वेश्चन है शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत। मोंटेग्यू का दृष्टिकोण। मोंटेग्यू के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए ताकि सत्ता का दुरुपयोग ना हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या कह रहा है मोंटेग्यू की विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए, इनकी शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए ताकि सत्ता का दुरुपयोग ना हो। पांचवा क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है वो बतानी है। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5000% कह सकता हूं। कल के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। पहला है लिखित और विस्तृत, दूसरा है संघीय प्रणाली, तीसरा है संसदीय शासन, चौथा है मौलिक अधिकार, पांचवा नीति निर्देशक सिद्धांत और छठा है स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा वर्णन से पढ़ा देता हूं। साथियों, मेरा टारगेट रहता है आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है ना, तो एकदम सटीक जानकारी देना, बिना मतलब का ज्ञान देके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। इसके अंदर तो आप खुद लिख सकते हो ना, जैसे पॉइंट 1 लिखा भाई संविधान, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। आपको उत्तर लिखना है कि भारतीय संविधान की निम्न विशेषता है। पहले लिखते लिखित और विस्तृत, फिर आगे ऐसा डैश लगाया और फिर आपको लिखना है भाई हमारा संविधान लिखित है और विस्तृत है, बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी कानूनों का निर्माण किया गया है। फिर दूसरी बात संघीय प्रणाली, मैंने आपको अभी पढ़ाया जैसे संघीय प्रणाली के बारे में बताना है कि हमारा संविधान के अनुरूप है, कानून सबसे सर्वोत्तम होता है। संघीय प्रणाली के अंदर लोकसभा और राज्यसभा 2 प्रमुख घटक होते हैं। बस इतना लिखा, ठीक है, आपको 2 नंबर मिल गए। फिर लिखना संसदीय शासन। संसदीय शासन, हम हमारे भारत के अंदर हम संसद को चुनते हैं, सांसद प्रधानमंत्री को चुनता है और लोकसभा के अंदर जाके कानूनों का निर्माण करता है। कार्यपालिका है जो विधायिका है जो कानून बनाती है और कार्यपालिका इसे लागू करती है और न्यायपालिका इसका सर्वेक्षण करके अंदर लेके आती है। ऐसे लिख सकते हो। फिर आप चौथा पॉइंट लगा के डी लिख सकते हो मौलिक अधिकार। हमारे भारतीय संविधान के अंदर नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार। जो है आप 6 के 6 सारे के सारे अधिकार वो लिख सकते हो जो अपने को दे रखे हैं। 6 अधिकार कौन कौन से साथ? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध के अधिकार, और वो 6 हैं जो आप लिख सकते हो। ठीक है, और है फिर निर्देशक सिद्धांत और फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। ये आप अपने मन से नीचे ऊपर पूरा लिख सकते हो, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं। 6वां क्वेश्चन है आपका संघीय और एकात्मक शासन प्रणाली में अंतर बताना है। संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघीय और एकात्मक शासन प्रणाली में अंतर बताना। संघीय प्रणाली कौन सी है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जैसे कि अमेरिका, मतलब अपने भारत के अंदर भी ये केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के विभाजन होता है, इसे क्या कहते हैं? संघीय। ठीक है, और एकात्मक प्रणाली में क्या होती है? सारी शक्तियां केंद्र के पास होती है, जैसे कि ब्रिटेन। अब मैं आपको ध्यान से समझने योग्य बात है कि संघीय किसे कहते हैं? जैसे केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन हो गया।
लेकिन एकात्मक प्रणाली वो होती है जो सर्वश्रेष्ठ सब केंद्र के पास ही होता है, राज्यों के पास कुछ नहीं होता है। जैसे कि ब्रिटेन की राजकुमारी है तो वो, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है भारतीय संसद की संरचना और कार्य। भारतीय संसद की संरचना और कार्य बताने। सबसे पहले संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ये बनी है संसद। भारतीय संसद क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। और इसके कार्य क्या होता है? कानून बनाना, बजट पास करना और कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही रहना। अब साथियों ये भी आप समझोगे भैया 14 नंबर का क्वेश्चन था यार, आपने तो इतना शॉर्टकट बता दिया। अरे मेरे भाई, सबसे पहले क्या पूछा है? सांसद, 7 नंबर यहाँ से मिलेंगे। दूसरा क्या पूछा है? इसका कार्य, 7 और 7 14 मिलेंगे। अब हमने 7 नंबर कैसे डिवाइड किए? देखो सबसे पहले तो थोड़ा संसद के बारे में लिखोगे, 1 नंबर वहां से मिलेगा। फिर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन 3 के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखो, 2-2 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, तो 7 नंबर पूरे। और फिर कार्य के बारे में, तो कार्य के बारे में कानून बनाना, कानून के बारे में लिखोगे, फिर बजट पास के बारे में लिखो, फिर कार्यपालिका के बारे में लिखोगे, 2-2-2 6 नंबर ये, और एक निष्कर्ष 7 नंबर। 7 और 7 14 नंबर टोटल आपके हो जाएंगे। बट थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको, आप चाहते हो कि मैं आपको ध्यान से एक एक पॉइंट चीज समझाऊं? है इतना आपके पास टाइम? कमेंट करो, मैं समझा दूंगा। देखो, लोकसभा जो हम सुनते हैं लोकतंत्र के द्वारा, राज्यसभा जिसका कार्यकाल 6 साल होता है, और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। क्या बनता है? सांसद बनता है, ठीक है। और फिर है कि इनके कार्य यही होते हैं, कानून बनाती है विधायिका, कार्यपालिका, और ये बजट पास करते हैं, और कार्यपालिका होती है जो जनता के प्रति जवाबदेही होती है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है न्यायिक सक्रियता क्या है? महत्व और उदाहरण दीजिए। न्यायपालिका द्वारा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय भूमिका निभाना, जैसे उदाहरण पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचारी विरोधी मामले। 9वां क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की भूमिकाएं और समस्याएं क्या क्या है? भाई जो राजनीतिक दल है जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी आदि, इनकी भूमिका क्या रहती है और समस्याएं क्या रहती है वो बतानी है। भूमिका क्या रहती है? जनता को संगठित करती है। राजनीतिक दल होते हैं जनता को संगठित करता है, चुनाव लड़ता है और सरकार बनाता है, ठीक है। समस्या क्या क्या है? गुटबाजी हो जाती है, धनबल हो जाता है, जातिवाद हो जाता है और अपराधीकरण हो जाता है, ठीक है साथियों। 10वां क्वेश्चन है दबाव समूह का महत्व और प्रभाव बताना है। ये नीतियों पर प्रभाव डालते हैं, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं और लोकतंत्र को सक्रिय करते हैं। कौन? दबाव समूह। इसके साथ साथियों बिफोर वनडे एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी आपके काफी सारे एग्जाम बच्चे हैं उनको और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाकर ऑल पर सेट करोगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन है जो आपके पास मिलेगा वीडियो को। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, उसके साथ घंटी को ऑल पर भी सेट करना ताकि जो भी वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों आप तक ही ये ज्ञान सीमित मत रखो, आपके और भी भाई बंधु होंगे बहुत सारे, प्लीज उनको भी इस वीडियो को भेज दो ताकि वो भी ये पीडीएफ लेके पढ़ सके। साथियों ये पीडीएफ आपको है ना मैं फ्री के अंदर दे दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और मेरे व्लॉग चैनल पर है ना सब्सक्राइब करके मेरे को दोनों का स्क्रीनशॉट भेजना है और सारी रील्स को लाइक करके कमेंट करना है। ये मैं आपको पीडीएफ फ्री के अंदर दे दूंगा। साथियों इन पीडीएफ को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज इतना सा काम करना है आपको छोटा सा, और इससे क्या होगा हम व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जान भी पाएंगे, तो वो सब कुछ रहता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और आपका सपोर्ट करने में भी कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। पार्ट 3 जल्दी आने वाला है, पेपर 3 हमारी मैराथन क्लासेस चल रही है। इसी प्रकार एक और पेपर दूंगा आपको, पेपर 3 के लिए सिंपली आपको कमेंट करना है पेपर 3, आगे डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू माय ऑल डियर गाइज। प्लीज सपोर्ट दिस चैनल एंड इसी चैनल, ये मेरा चैनल नहीं है, आपका ही चैनल है। मैं आपके सभी एग्जाम की तैयारी इसी प्रकार करवाने वाला हूं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, जय श्री राम, राधे राधे। हेलो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है आपका पेपर होने वाला है PS06 की हमारे इस चैनल पर मैराथन क्लासेस चल रही है। ये है पार्ट 3। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं एक और पेपर के बारे में जो आपको एजिटेड आज के पेपर के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन दिखने वाले हैं। सीधी बात, नो बकवास। ऑलरेडी आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देख लिए होंगे, अब और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, इस एक वीडियो को देख लो काफी है, ठीक है। सीधी बात करते हैं बिना किसी चीज पे। उससे पहले आपको बता देता हूं साथियों, मेरे पास क्वांटिटी कम है बट क्वालिटी बेस्ट है। यानी जो चीजें बताऊंगा वो आज आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। आप एग्जाम देखे आने के बाद मेरे को शुक्रिया अदा जरूर करोगे। उससे पहले बता देता हूं वीडियो चाहे कितना भी बोरिंग क्यों ना लगे, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि फ्री का और अच्छा ज्ञान हमेशा बोरिंग लगता ही है लोगों को, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन अगर पूरे साल पढ़े या नहीं पढ़े फर्क नहीं पड़ता, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला है खंड अ, वो है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो आपके एक एक नंबर के आएंगे 7 क्वेश्चन, ठीक है। हम 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। पहला क्वेश्चन है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ठीक है। संविधान की आत्मा से हम प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन है लोकतंत्र का जनक किसे माना जाता है। साथियों अब्राहम लिंकन को लोकतंत्र का जनक माना जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्गीकृत है, तो भाग 3 के अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार है वो वर्गीकृत है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका जनमत संग्रह किस प्रणाली में होता है, वो है साथियों प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर ना जनमत संग्रहालय
होता है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया है? साथियों, जो भारत का संविधान है वो किसने अंगीकृत किया है? वो है संविधान सभा ने। 6वां क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होनी चाहिए। 8वां क्वेश्चन है आपका, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? वो है साथियों राष्ट्रपति कर सकता है भारत में आपातकाल की घोषणा। लेकिन कब कर सकता है? जब देश की गृह युद्ध हो जाए या देश की आंतरिक व्यवस्था खराब हो जाए, उस समय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, विधानसभा के लिए न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए? अपने विधायक जो विधायक के लिए चुनाव लड़ते हैं उनकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम वो है 25 वर्ष। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? वो है साथियों नई दिल्ली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब हम बात करने वाले आपके सेक्शन बी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? साथियों, टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां पे मेरे व्हाट्सएप नंबर है, वहां से व्हाट्सएप नंबर से मेरे को मैसेज करना है। ओनली 9 रुपए पे करके ये आप पीडीएफ ले सकते हो। अगर आपको फ्री के अंदर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्लॉग चैनल की लिंक है, व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना, स्क्रीनशॉट लेना एंड टेलीग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम चैनल की भी लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाना, फॉलो करना, स्क्रीनशॉट लेना और सारी रील्स को देख के लाइक करके कमेंट करना और मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। ये मैं आपको फ्री के अंदर दे दूंगा। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, मेरा कोई ये स्वार्थ नहीं है, आपको मैं लालच नहीं दे रहा हूं गुरु, बस आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ पाऊं इसलिए एक छोटा सा प्रयास है। भाई का सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉच। बी खंड ब है प्रस्तावना का महत्व बताइए। कल एजिटेट आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आज प्रस्तावना का महत्व बताइए। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है जो राज्य की प्रकृति, उद्देश्य और आदर्शों को स्पष्ट करती है। ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। मेरे प्यारे साथियों, पूरे साल पढ़े नहीं हो और अब पढ़ के आप सोचो याद आ जाए, कुछ याद नहीं होगा, इसलिए मैं आपको देसी अपने अखंड मारवाड़ी भाषा के अंदर समझाता हूँ। प्रश्नात्मक का महत्व क्या होता है? प्रस्तावना एक हृदय होता है, किसी भी चीज का हृदय होता है, अपने मानव शरीर का हृदय होता है ना, उसी प्रकार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, हृदय है। ठीक है, जो अपने राज्य की प्रकृति और उद्देश्य और आदर्शों ने स्पष्ट करे। ये न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों ने स्थापित करे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की संरचना का वर्णन करना है। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 399 सदस्य थे, जिनमें से प्रांतों से 286, रियासतों से 93 चुने जाते थे। इसका गठन 1946 में हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान में अंगीकृत कर दिया गया था। ठीक है, अब आपके सेक्शन बी का हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लोकतंत्र के 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से? साथियों, लोकतंत्र के प्रमुख या अप्रमुख 2 ही प्रकार है। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है या एक अप्रत्यक्ष कह सकते हैं या परोक्ष लोकतंत्र कह सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? साथियों, भारत का कोई भी राष्ट्रपति बनता है ना, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला तो वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए भाई भारत की राष्ट्रपति की। और तीसरा है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। देखो साथियों, लोकसभा के अंदर सदस्य बनने की योग्यता हो। और चौथा है लाभ के किसी पद पर ना हो, यानी गवर्नमेंट जॉब वाला ना हो। ठीक है, आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों के 2 उदाहरण देने। आपके मौलिक कर्तव्यों के 2 उदाहरण देने। पहले तो संविधान का पालन करना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब है आपका 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में अंतर बताना है। दादा और पापा जी में अंतर बताना है। मंत्रिपरिषद सभी मंत्रियों का समूह है, जबकि कैबिनेट वरिष्ठ मंत्रियों का छोटा समूह है। समझ रहे हो बात को? मंत्रिपरिषद सभी मंत्रियों का समूह है, जबकि कैबिनेट वरिष्ठ यानी जो बूढ़े हैं ना, दादा जैसे लोग, उनका एक समूह है, नीतिगत निर्णय लेता है। ठीक है, जो नीतिगत निर्णय लेता है। ओके, अब बात करते हैं आपके 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है संघीय शासन की विशेषताएं बतानी है। कौन से शासन की? संघीय शासन की। शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय विधायिका, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय शासन है। ओके, नहीं समझे ना, मैं समझाता हूँ। संघीय शासन के अंदर यानी भारत का शासन, जैसे शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और अपने राज्य के बीच में जो शक्तियों के विभाजन होता है, ये एक संघीय शासन व्यवस्था है, विशेषता है। द्विसदनीय विधायिका, देखो अपने सांसद के अंदर दो लोग बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना, न्यायपालिका रायता, और फिर लिखित संविधान है अपने भारत का, और स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब न्यायपालिका है ना, कार्यपालिका और विधायक के कानूनों को संरक्षण करती है ना, वो वाला। ठीक है, 8वां भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की गई है? साथियों, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित है, उनका वेतन संसद द्वारा बदला नहीं जा सकता और उन्हें केवल महाअभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। यह है न्यायपालिका। ठीक है, अगला 9वां क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के
दो प्रकार बताने साथियों। मौलिक अधिकार मनुष्य को, अपने व्यक्ति को 6 दिए गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही बताने हैं। पहला है समानता का अधिकार और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है भारत में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है वो बताना है साथियों। राज्यों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु जो मार्गदर्शन देना होता है, जो मार्गदर्शन होता है वो नीति निर्देशक तत्व होता है। अब हम बात करने वाले आपके खंड सी के बारे में। ठीक है, सेक्शन सी के बारे में, खंड स के बारे में धीरे उत्तरीय प्रश्न। पहला है संविधान सभा का गठन और कार्यों को विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ है। कुल 389 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया है। सबसे पहले क्या पूछा है, गठन पूछा है। तो गठन क्या जाना हमने, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कब हुआ था, 1946 के अंदर हुआ था। कुल सदस्य कितने थे, 389 सदस्य थे। 26 नवंबर 1950 को संविधान के अंदर इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है। अब इसके दूसरा पूछा है कार्य, संविधान का निर्माण करना। दूसरा कार्य स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था तय करना। तीसरा कार्य प्रस्तावना और अधिकारों को सुनिश्चित करना। अब जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बनाना। और संविधान सभा का कार्यकाल, यानी जो संविधान सभा है उसको बनाने में टोटल टाइम कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, इतना ही है साथियों। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संघीय शासन प्रणाली की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखनी है, विशेषताएं बतानी है साथियों। टोटल ये 14 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको मुख्य पॉइंट बता रहा हूं। इसके अंदर क्या लिखना है वो आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आई कैन स्पीक, ओके। दूसरा है भारत में संघीय शासन प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करना है। सत्यों का स्पष्ट विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, पहला है ये विशेषता। दूसरी विशेषता है द्विसदनीय सदन, द्विसदनीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है संघीय प्रणाली की। तीसरी विशेषता है लिखित और कठोर संविधान है भारत का। ठीक है। चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका और 5वां है राज्य को कुछ हद तक स्वायत्ता। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका प्रश्न। अब तीसरा क्वेश्चन है लोकतंत्र के लाभ और हानियों को विस्तार से समझाना है साथियों। मैं आपको बता देता हूं एकदम स्पष्टली। अब आप बोल रहे हो कि भैया 14 नंबर का आने वाला है क्वेश्चन, आप एकदम छोटा शॉर्टकट रूप में बताते हो, हम कैसे करेंगे। मेरी बात सुनिए मेरे भाई, इतना टाइम नहीं आपके पास है, नहीं मेरे पास है। मेरा टारगेट है आपको पूरी की पूरी किताब समझाना और पॉइंट समझाना। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले लोकतंत्र है, आपको लिखना है लोकतंत्र और उसकी परिभाषा लिखनी है। लोगों द्वारा चुना हुआ शासन को लोकतंत्र कहते हैं। कितना नंबर मिला, 1 नंबर। फिर मैंने क्या दिया, 3 पॉइंट दिए आपको। ठीक है, जैसे कि लाभ क्या है लोकतंत्र के, जनता की भागीदारी होती है। अब जनता की भागीदारी, दूसरा क्या है, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी होती है। तीसरा क्या, नीतियों में पारदर्शिता होती है। तो जैसे आप ये 1 पॉइंट लगाया जनता की भागीदारी, इसके अंदर लिख सकते हो कि लोकतंत्र के अंदर जनता खुद अपना प्रतिनिधि भेजकर संसद के अंदर भेजती है या सरकार के अंदर भेजती है, वहां से सरकार का गठन होता है। पॉइंट 2 लिखा, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी, यानी सरकार व्यक्ति के स्वतंत्र और समानता होने की गारंटी देती है। तीसरा नीतियों में पारदर्शिता, यानी जो हम प्रतिनिधि भेजते हैं वो व्यक्ति के प्रति जवाबदेही होती है। ऐसे करके आप 3 पॉइंट लिखे तो 2 नंबर आपके प्रत्येक पॉइंट के अंदर मिल गए। तो 6 और 1 प्लस 7 नंबर यहाँ से मिल गए लाभ के, और 7 ऐसे कैसे हानि के मिल गए। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सोल्व करना है मेरे भाई, तो इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, हानि क्या है, निर्णय लेने में विलंब हो जाता है। जैसे लोकतंत्र के अंदर ना कोई भी निर्णय लेने के लिए बहुत समय लगता है। दूसरा है बहुमत की अत्याचार की संभावना होती है। देखो साथियों, जो बहुमत होते हैं ना, भले ही मत देने का अधिकार स्वतंत्र हो, लेकिन फिर भी जातिवाद पे और धार्मिक शोषण वगैरह पे धर्म के आधार पर ज्यादा वोट जाते हैं और अशिक्षा से प्रभावित निर्णय अशिक्षा से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र की हानियां भी है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पांचवा है भारतीय संसद की संरचना और कार्य बताने। सबसे पहले भारतीय संसद की संरचना समझेंगे। संरचना आपको बता देता हूं, 2 लोकसभा और राज्यसभा से भारत का संसद बना है। ठीक है, और अब समझते संरचना। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अब इनके कार्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या है, कानून बनाना, बजट पास करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण और जनता के विचार व्यक्त करना, ये इनका कार्य है। चौथा क्वेश्चन था आपका मौलिक अधिकारों का महत्व समझाना है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का आश्वासन देते हैं। ये लोकतंत्र की आत्मा है। इनके द्वारा नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और रक्षा के लिए न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये आपका टोटल हुआ क्वेश्चन समाप्त। साथियों, ये था आपने मैराथन क्लास का भाग 3। ठीक है, अगर भाग 4 चाहिए पेपर कोड, इसी प्रकार एक और पेपर चाहिए, तो मुझे सिर्फ कमेंट करना है पार्ट 4। आपके लिए पार्ट 4 भी ले आऊंगा मैराथन क्लास का। फटाफट पार्ट 4 कमेंट करना है। और ये पीडीएफ आपको पढ़ने के लिए चाहिए तो सिंपली व्लॉग चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट डाल देना, जिससे हम व्यक्तिगत रूप से जुड़ पाए। तो प्लीज ये आपको जो फ्री के अंदर मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरे को 9 रुपए पे करना, आपको मैं ऐसे ही दे दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 4 जरूर देखना और एक बार प्ले लिस्ट चेक कर देना। बाय, जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो और अगले आपके एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।
YouTube के काफी सारे वीडियो देख लिए, एक वीडियो हमारा वाला भी देख लो, इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ये अपना वादा रहा। साथियों इसी चैनल पर हमारी एक सीरीज चल रही है PS01 एग्जाम क्लियर, उसका ये चौथा पेपर है। ऑलरेडी 3 पेपर हमने क्लियर करवा दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर, लेकिन ये पेपर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है जिसके अंदर से आपको सारे के सारे क्वेश्चन लगभग सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले 2 वादा करो मेरे से। पहला वादा ये कि 1 भी मिनट बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखोगे, और दूसरा वादा ये कि इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे। मुझे पता है आप YouTube पे बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करके आए हो, और भी बहुत सारे वीडियोस देख के आए हो, लेकिन साथियों वादा करता हूं इस वीडियो जैसा एक भी वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि YouTube पे जितने भी वीडियो ना सब पुराने प्रश्न वापस लेके आ रहे हैं। मैं आपके पुराने के साथ साथ न्यू प्रश्न लेके दे रहा हूं, खंड अ, ब और स तीनों के तीनों क्लियर कराऊंगा। बस वादा एक ही है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि जो भी नई वीडियो आए ना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर दोगे, घंटी को नहीं दबा के ऑल पर सेट नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी मेरे भाई। इसलिए कंजूसाई ना करो, फटाफट मैराथन वीडियो है ये, आपका मैराथन वीडियो का 4th क्लास है, चौथा पेपर है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। खंड 1 के अंदर पहला प्रश्न है आपका, राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। साथियों इसका उत्तर है, आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान केवल राज्य और सरकार तक सीमित ना होकर राजनीतिक व्यवहार, प्रक्रियाओं, संस्थाओं तथा नीतियों के वैज्ञानिक अध्ययन पर केंद्रित है। साथियों अगर आप पूरे साल नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही पूरा आंसर समझा दूंगा। राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं पहले तो वो समझते हैं, फिर समझे इसका आधुनिक दृष्टिकोण। देखो राजनीति विज्ञान वो कहते हैं जो सरकार और सरकार के नियमों का राजनीतिक अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। और आधुनिक दृष्टिकोण यह है कि सिर्फ सरकार और राज्य तक सीमित ना होकर अलग अलग संस्थाओं और देश के विभिन्न रूप में राजनीति चली गई है, वो है हमारे आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, इतिहास और राजनीति विज्ञान में क्या संबंध है। ठीक है, इतिहास और राजनीति विज्ञान को अतीत की घटनाओं का तथ्यात्मक आधार देता है, जबकि राजनीति विज्ञान उन तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत और नीतियां बनाता है। अब मेरी बात सुनो, राजनीतिक इतिहास किसे कहते हैं, जो अतीत की यानी जो घट चुकी है घटनाओं उनको आधार बनाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान तथ्यों यानी जो स्पष्ट और सही क्या है और नीतियां बनाने के लिए काम आता है, इसे क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन है, व्यवहारवाद क्या है। ठीक है, बिहेवियर। राजनीति विज्ञान वह दृष्टिकोण जिसमें राजनीतिक घटनाओं और व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों, सर्वेक्षण और सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, व्यवहारवाद कहते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है, राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है। देखो साथियों, राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त कर शासन चलाना चाहते हैं, कौन, राजनीतिक दल, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी, जबकि दबाव समूह केवल नीति और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो दबाव समूह होते हैं ना, वो इन राजनीतिक दलों को अपनी नीतियां और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ये अंतर है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता क्या है। न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायपालिका द्वारा अपने अधिकारों को विस्तार कर सामाजिक अन्याय दूर करने व जनहित सुनिश्चित करने की सक्रिय प्रक्रिया है। न्याय सक्रियता क्या है, न्यायपालिका द्वारा अपने अधिकारों को विस्तार कर सामाजिक अन्याय यानी जो समाज के अंदर अन्याय हो रहे हैं उनको दूर करके सही न्याय करना ही न्यायिक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा क्या है। कार्ल मार्क्स यानी सामाजिक। कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रमिक द्वारा उत्पन्न मूल्य और उसे दी गई मजदूरी के अंतर को अतिरिक्त मूल्य कहते हैं, जैसे पूंजीवती लाभ के रूप में रखते हैं। ठीक है साथियों, अतिरिक्त मूल्य किसे कहते हैं, श्रमिक द्वारा उत्पन्न की गई मूल्य और मजदूरी के बीच का अंतर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 1 खंड ब का लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 7 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण लिखिए। कौन से, उत्तर व्यवहारवाद की प्रकृति के कारण लिखने। उत्तर व्यवहारवाद 1960 के दशक में व्यवहारवाद की अत्यधिक मात्रात्मक पद्धति और मूल्यहीन दृष्टिकोण की आलोचना हुई। कब, 1960 के दशक के अंदर। विद्वानों का मानना था कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य केवल विश्लेषण नहीं बल्कि सामाजिक समस्याओं को समाधान भी होना चाहिए। ठीक है साथियों, देखो उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण मुख्य क्या था, 1960 के अंदर व्यवहारवाद अत्यधिक मात्रात्मक पद्धति और मूल्यहीन दृष्टिकोणों की आलोचना की गई थी। लेकिन जो विद्वान थे वो उनका मानना था कि राजनीति विज्ञान सिर्फ विश्लेषण के लिए नहीं है, लेकिन जो समाज के अंदर जो कुरीतियां फैल रही है उनके समाधान के लिए भी आवश्यक है। इसी कारण उत्तर व्यवहारवाद आया, जिसने मानवीय मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक प्रशासन पर बल दिया था। ठीक है, अब खंड ब का आपका दूसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक आधुनिकता की विशेषताएं बताइए। ठीक है, राजनीतिक आधुनिकता की विशेषताएं बतानी। पहला है शिक्षा का प्रसार और राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई। देखो राजनीति की आधुनिकता आने से शिक्षा में बढ़ावा मिला और राजनीतिक में चेतना में वृद्धि हुई। दूसरा है लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जो लोकतंत्र की अलग अलग संस्थाएं हैं उनका विकास हुआ।
तीसरा है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, यानी राजनीतिक में आधुनिकता आने से कानूनों का सही ढंग से प्रयोग होना शुरू हुआ। पेशेवर नौकरशाही, जो नौकरशाही वाले लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनमें बढ़ोतरी हुई। पांचवा है तकनीकी वो आर्थिक, मतलब पांचवी सबसे बड़ी विशेषता है आधुनिक राजनीति की कि तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से काफी सारे परिवर्तन हुए। ठीक है, ये 5 मुख्य विशेषता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी क्यों आई? ठीक है, तो पहला कारण था सबसे पहले कि कार्यपालिका और नौकरशाही की शक्ति में वृद्धि हो गई, यानी अब व्यवस्थापिका की इतनी कोई भूमिका नहीं रही क्योंकि सारे के सारे कानून और शक्तियां थी वो कार्यपालिका के पास चली गई। और दूसरे है कि राष्ट्र की शक्ति के पास, यानी नौकरशाही जो पद्धति है उसके ऊपर चली गई। दूसरा है न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका। अब साथियों व्यवस्थापिका की आवश्यकता इसलिए खत्म हो गई क्योंकि जो भी सर्वोच्च न्यायालय होता है ज्यादातर निर्णय वो लेने लग गए, न्यायपालिका। ठीक है, तीसरा है दलीय राजनीति और राजनीतिक अनुशासन। अलग अलग दल राजनीति करना शुरू कर दिए और राजनीतिक अनुशासन में चलना शुरू कर दिया, इसलिए व्यवस्थापिका की जरूरत नहीं पड़ती है। चौथा है आपातकालीन स्थितियों में कार्यपालिका को विशेष अधिकार दे दिए गए हैं। इन कारणों से व्यवस्थापिका का प्रभाव घट चुका है, अंततः समाप्त हो चुकी है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका, विधि के शासन का अर्थ और महत्व बताना है। विधि का शासन का अर्थ है कि राज्य में सभी व्यक्ति, चाहे शासक हो या शासित हो, चाहे मजदूर हो चाहे राजा हो, कानून के अधीन है। ठीक है, वह ये नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है, मनमानी शासन को रोकता है और न्यायिक विश्वस्तता सुनिश्चित करता है। विधि का शासन क्या होता है? सबसे ऊपर कानून होता है, चाहे राजा, रंक, फकीर सब कानून के अंदर रहेंगे और व्यक्ति की स्वतंत्रता कायम रखेंगे। ठीक है, ये होता है विधि का शासन। पांचवा क्वेश्चन है, प्रत्ययवाद क्या है? ओके, प्रत्ययवाद वह दृष्टिकोण है जो ज्ञान को केवल प्रत्यक्ष अनुभव, अवलोकन और वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त मानता है। राजनीतिक विज्ञान में इसका प्रयोग नीतियों और घटनाओं को तथ्यात्मक विश्लेषण करने हेतु किया जाता है। ठीक है, अब जानते हैं हम आपके खंड स के बारे में, सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो आपके 14 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोणों का योगदान स्पष्ट करना है। ठीक है, उत्तर, परंपरागत दृष्टिकोण राज्य, सरकार और कानून संस्थाओं के अध्ययन पर केंद्रित है। परंपरागत दृष्टिकोण किस पर आधारित है? सरकार, कानून और संस्थाओं पर। यह एक ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी पद्धतियों का प्रयोग करता है। इसके अंतर्गत संवैधानिक अध्ययन, संस्थागत ढांचा और राजनीतिक विचारक जैसे प्लेटो, अरिस्टो, लोक आदि के सिद्धांत आते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह राजनीतिक विज्ञान को एक मानक के रूप में आदर्शवादी दिशा प्रदान करता है। योगदान क्या है इसका? राजनीतिक विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत स्थापित करता है। दूसरा, राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं को व्यवस्थित अध्ययन करता है। तीसरा है राजनीतिक दर्शन और आदर्शों का विकास। हालांकि इसकी आलोचना यह है कि यह व्यवहार और वास्तविक परिस्थितियों को कम महत्व देता है, लेकिन इसके काफी सारे योगदान भी हैं। अब जानते हैं हम आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी का, डेविड स्टन का राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। इसका डेविड स्टन का राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत, सबसे पहले जानते हैं, डेविड स्टन ने राजनीति को एक सिस्टम के रूप में देखा। इनमें से मुख्य रूप से 3 चरण हैं। कौन कौन से? एक इनपुट, दूसरा है रूपांतरण और तीसरा है आउटपुट। जनता की मांगे और समर्थन, इसको इसने इनपुट के अंदर रखा, और नीति निर्माण की प्रक्रिया, इसको इसने रूपांतरण के अंदर रखा। तीसरा इन्होंने आउटपुट की संज्ञा दी, जिसके अंदर नीतियां और उनके क्रियान्वयन, इसके बाद फीडबैक के माध्यम से प्रणाली अपने को परिवर्तित और अनुकूलित करती है। इस सिद्धांत ने राजनीति को जीवंत, गतिशील और परस्पर निर्भर प्रक्रिया के रूप में समझने में मदद की है। ठीक है, फिर आपका तीसरा क्वेश्चन सेक्शन सी का, लुल्सियन पाई के राजनीतिक विकास पर विचार डालना है। कौन? लुल्सियन पाई के। ठीक है, लुल्सियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ निम्न है। पहला, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए, ये किसका मानना था? लुल्सियन पाई का। दूसरा, नागरिक सहभागिता और राजनीतिक जागरूकता का बढ़ना चाहिए, ये भी किसका मानना था? लुल्सियन का। तीसरा था संस्थागत संरचना का परिपक्व होना, उन्होंने इसे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों से जोड़ा। उनका मानना था कि राजनीतिक विकास में स्थिरता, वैधता और दक्षता आवश्यक है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन जानते हैं, उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से स्पष्ट करना है। उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधि का शासन, लोकतंत्र और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। ठीक है, उदारवाद क्या है? एक राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और विधि का शासन, जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लोकतंत्र जो जनता का द्वारा चुना हुआ शासन, और बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उदारवाद कहते हैं। इसके मुख्य सिद्धांत कौन कौन से वो जानते हैं। पहला है व्यक्तिगत अधिकारों की सर्वोच्चता, उदारवाद व्यक्ति के अधिकारों को सर्वोच्च मानता है। दूसरा है सीमित सरकार, उदारवाद के अंदर सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। तीसरा, अभिव्यक्ति, धर्म और प्रेस की स्वतंत्रता, उदारवाद किसी के धर्म के अंदर टांग नहीं अड़ाता है और किसी भी रिलेटेड टांग नहीं अड़ाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पे फुल अहमियत देता है।
चौथा है कानून के सामने समानता, ये कानून का पालन करता है। आधुनिक उदारवाद में सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी शामिल है। ठीक है साथियों, इसके साथ हमने आपका ये पूरा का पूरा पेपर बातों बातों में मजाक मजाक के अंदर खंड ए, बी और सी कवर करवा दिया है साथियों। अब आपको करना क्या है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो सिंपली डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक करना, मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और सारी रील्स को लाइक और कमेंट करने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, ज्वाइन हो जाना। वहां पे मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को दोनों का स्क्रीनशॉट डालना है, व्लॉग चैनल सब्सक्राइब किया हुआ और इंस्टाग्राम को फॉलो किया हुआ। साथियों ये मैं आपको लालच नहीं दे रहा, एक्चुअली इससे हम एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जान पाएंगे, इसलिए यह छोटा सा प्रयास है। नहीं तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करते हो। इसकी 99 रुपए इसकी फीस रखी है, या तो आप 99 रुपए फीस कर दो इस पीडीएफ की, नहीं तो इतना सा काम करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पार्ट 4 के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पार्ट 5 के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पार्ट 5 जल्दी पार्ट 5 भी आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सीधी बात नो बकवास, यूट्यूब पे ऑलरेडी आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन ये एक लास्ट वीडियो देख लो साथियों। 5 मिनट के अंदर एक ऐसा आपको मॉडल पेपर देने वाला हूं, एक ऐसा क्वेश्चन पेपर देने वाला हूं जिससे आज के आपके पेपर के अंदर पूरा 100% वर्क करेगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कुछ ज्ञान पहले मैं डायरेक्ट वीडियो को शुरू करता हूं। दिस इज लास्ट वीडियो इन PS01। साथियों हमारी मैराथन क्लास चल रही थी, 4 भाग ऑलरेडी हमने अपलोड कर लिए। इस वीडियो के बाद आप उस भाग को देख सकते हो। ये लास्ट वीडियो है आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन के लिए। साथियों सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं रहता है, सबसे पहले आपको बताता हूं, सब्सक्राइब के साथ साथ आपको है ना बेल आइकन दिखता है ना, उस पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना, ताकि जो भी वीडियो डालो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले खंड अ के 10 क्वेश्चन एंड खंड ब के 10 क्वेश्चन एंड खंड स के 10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन बताऊंगा। उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। ठीक है साथियों, आपका पेपर होने वाला है आज 2 बजे। एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है सारे बताने वाला हूं। PS01 फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके मेरे मित्र, पहले होने वाला है खंड अ के अंदर आएगा 1 अंक का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आएगा स्टेट और गवर्नमेंट में अंतर बताना है। साथियों इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं पूरे के पूरे प्रश्न, इसके प्रश्न के साथ उत्तर कैसे मिलेंगे वो भी वीडियो के बीच के बता दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है। ये पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी बता दूंगा, बस वीडियो को देखते जाओ। सिर्फ 5 मिनट देना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है मेरे भाई, तो फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट और गवर्नमेंट में अंतर बताना है। स्टेट यानी राज्य, गवर्नमेंट यानी सरकार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान के 2 प्रमुख तत्व बताने। साथियों राजनीति विज्ञान के 2 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है सार्वभौमिक की परिभाषा बतानी है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स किसने दिए थे वो बताना है। पांचवा क्वेश्चन है संविधान का अर्थ बताना है। एजिटेड, यही क्वेश्चन आज आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, इसके उत्तर कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो को अंत तक देखने हैं। छठवां क्वेश्चन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण बताना है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बता देता हूं आपको। 7वां क्वेश्चन है शक्ति विभाजन सिद्धांत किसने दिया था। 8वां क्वेश्चन है विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? कानूनों को बनाना। रूल ऑफ लॉ क्या है, इसका अर्थ बताना है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैं आधी रात को वीडियो बना रहा हूं ताकि कल आपके टाइम पे सब कुछ मिल जाए, इसलिए। 10वां क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम प्रारूप किस राज्य में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम प्रारूप किस राज्य में हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले के अंदर हुआ था। ओके, अब जानते हैं खंड ब, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 अंक आने वाला है। साथियों इस वीडियो को अपने तक सीमित नहीं रखना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, वादा करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करो ताकि नोटिफिकेशन मिले। ऑल पर सेट नहीं करते फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलती है मेरे पास। ठीक है, खंड ब के अंदर पहला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान की परिभाषा और विषय वस्तु समझाना है। दूसरा है राज्य के 4 अनिवार्य तत्व कौन कौन से थे वो बताने, जैसे सरकार हो गया, नहीं बताऊंगा, कैसे मिलेंगे उत्तर वो बताता हूं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है सार्वभौमिकता के प्रकार बताने हैं। चौथा क्वेश्चन है लोकतंत्र के लाभ और हानि बतानी है। साथियों 5वां क्वेश्चन है विधायिका और कार्यपालिका का क्या संबंध है, इसके बीच का अंतर बताना है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है। अरे यार मैं तो आपको आंसर ही बता रहा हूं। चलो मैं आपको आंसर कैसे मिलेंगे वो भी बताऊंगा, पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा, वीडियो को अंत तक तो बना ही रहना है। 6वां क्वेश्चन है संघीय शासन प्रणाली की विशेषताएं बतानी है। संविधान की, अपने कानून प्रणाली की, अपने जो भारत के अंदर घटनाएं घट रही है, जो संघीय शासन प्रणाली चल रही है उसकी विशेषताएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना। वापस आके फिर है ना ऐसे आंख से आंखों मत डलाना कि मैंने पहले आपके सारे क्वेश्चन बता दिए थे लेकिन आप पढ़ के नहीं गए, आपकी गलतियां। 7वां क्वेश्चन है दबाव समूह के प्रकार बताने हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं दबाव समूह? आर्थिक रूप से हो सकते हैं, राजनीतिक रूप से हो सकते हैं, धार्मिक रूप से हो सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से भी हो सकते हैं। और 8वां क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। साथियों न्यायिक पुनरावलोकन वो होता है
न्यायिक पुनरावलोकन वो होता है जो विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं एंड कार्यपालिका द्वारा जो लागू किए जाते हैं उनका वर्णन करना, मतलब उनका जांच करना, वो होता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायपालिका द्वारा उसका पुनरावलोकन करना। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है आधुनिक राज्य के कार्य क्या क्या है वो बताना है। 10वां क्वेश्चन है आपका भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में बताना है। इसी के साथ आपका सेक्शन बी के 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब आपको बता देता हूं इसके आंसर कहां मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमारी एक सीरीज चल रही है आपके PS01 एग्जाम क्लियर मिशन की महा मैराथन क्लास। ऑलरेडी 4 महा मैराथन क्लास हमने अपलोड कर रखी है, या 5वीं मैराथन क्लास है और लास्ट क्लास है। इस वीडियो को देखने के बाद आप 4 महा मैराथन क्लास देख लेना, सारे के सारे इन प्रश्नों के उत्तर वहीं मिल जाएंगे। अब ये PDF कैसे मिलेगा वो बताता हूं सेक्शन सी देखने के बाद। ठीक है। एक प्रश्न 14 अंक का आने वाला है। पहला प्रश्न है राज्य और सरकार में अंतर विस्तार से बताना है। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में, कुल मिला के 2.5 से 3 पेज। दूसरा है सार्वभौमिकता की अवधारणाएं और सीमाएं बतानी है। तीसरा क्वेश्चन है प्रत्यक्ष और परोक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है वो बताना है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत मोंटेस्क्यू का दृष्टिकोण बताना है। 5वां क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। लिखित संविधान है, विस्तृत संविधान है, मौलिक अधिकार है, सब कुछ बताना है। 6वां क्वेश्चन है संघीय और एकात्मक शासन प्रणाली में अंतर बताना है। संघीय भारत की है, एकात्मक जैसे ब्रिटेन की है, जैसे सिर्फ राजा ही सब कुछ है। 7वां क्वेश्चन है भारतीय संसद की संरचना और कार्य बताना है। भारत में जो संसद भवन है, जो संसद है जिसे हम चुनते हैं, उनकी संरचना कैसी है, वो कैसे हम चुनते हैं उन्हें, उनके कार्य क्या होते हैं, कैसे वो कानून बनाते हैं, कैसे लागू करते हैं, उन सभी के बारे में 4 मैराथन क्लास के अंदर सब कुछ वर्णन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी लिख के मिल जाएगी। 8वां है न्यायिक सक्रियता, महत्व और उसका उदाहरण बताना है। 9वां क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है और उनकी समस्याओं के बारे में बताना है। और 10वां और लास्ट क्वेश्चन है आपका दबाव समूह का महत्व और प्रभाव बताना है। अभी आपको PDF कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन चेक करना, ब्लॉग चैनल की लिंक होगी, एकदम न्यू बनाया, उसे सब्सक्राइब करना। फिर इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी आपको, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, जिससे हम व्यक्तिगत रूप से जान पाएंगे। और वहां पे रील्स देके कमेंट करना है और फिर वापस इसी वीडियो पे आके देखना। टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे। तो मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब किया हुआ एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ, दोनों का स्क्रीनशॉट मिलेगा। मैं आपको ये PDF दे दूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको 2-4 PDF और ठोक दूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पढ़ के जाओगे तो उससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल को दबा के, सॉरी घंटी को दबाकर, जो बेल के नीचे बंडी होती है घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करना। जितने भी वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगी। और भी आपके एग्जाम के बहुत सारे एग्जाम बच्चे हुए, उनकी इसी तरह से तैयारी करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, जय हिंद।